हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। ये वही सेशन है जो प्रीवियस ईयर के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन पर आधारित है। इस श्रृंखला में पिछले दिन सेट 25 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को आप तक पहुंचाया गया। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इसमें अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे और जो कुछ नई जानकारियां थी वो आपको मिल गई होगी। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि आजकल पता नहीं आप किन चीज़ों में व्यस्त हैं या किस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। मुझे तो जैसा लगता है कि आगे IBPS की परीक्षा होने वाली है और वहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, तो पर डे तैयारी के लिए ही आपको ये सेट जरूर बनाना चाहिए। चाहे वो मैं वॉइस के सेशन है, 20 या 25 मिनट की वीडियो होती है, आप उसे छोड़ करके अगर ये सोचते हैं कि ये मेरे एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है तो उस 25 मिनट में आप ऐसा क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। बट ये एरर का जो सेक्शन है जहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके लिए आता है, अगर आप इसे बनाते हैं तो चूंकि ये पॉइंट वाइज जो है एक्सप्लेनेशन पर आधारित होता है, मैं किसी चैप्टर को लेकर के यहां शुरू नहीं होता हूं, तो ये अगर आप 10 क्वेश्चन भी देखते हैं और उसको ठीक ढंग से समझ लेते हैं तो ये 10 पर आधारित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आप उसे बना पाएंगे। तो मैं बस यहां पर यही कहूंगा कि ये हर तरफ से कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है, आपको इसे करना जरूर चाहिए। आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं सेट 26 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे बच्चे, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, जिन्होंने इस सेट को नहीं बनाया है वीडियो को पॉज करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्वेश्चन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, बनाइए और फिर इस वीडियो को प्ले करके मेरे साथ आइए, देखिए कि आपने क्या सोचा, क्या गलत हुआ और आपका कौन सा जो क्वेश्चन है जिसे आपने मार्क किया और वो सही हुआ, ये आपके लिए एक जीत है। आपके चेहरे पर वो खुशी और आपको वो विश्वास दे जाएगा कि आपको एरर स्पॉटिंग जैसी निरस जो टॉपिक है इंग्लिश की वो भी अच्छी लगने लगेगी। बस आपके सतत प्रयास और कर्तव्यनिष्ठ होकर के जुड़े रहने की जरूरत है। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए आंसर शीट, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सेट 26 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। चलिए देखते। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट 26 में मौजूद सभी 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगा हुआ है। सेशन को शुरू करने से पहले वैसे लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। हर एक एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको यहां पर दिखेगा और इस सेट में कुछ चीज है जो मेरे हिसाब से विवाद का विषय है और कई जगह पर कई सारे मत हैं, बहुत सारे लोग कुछ और कहते हैं। मैं एक एक करके सारे सवाल को रखता हूं आपके सामने। चूंकि अब तक हमने 300 प्रश्न कराए हैं तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 379th। देखिए कह रहा है द मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल। अब देखिए ये जो पर्सनल है इसको ये कहा जाता है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये जो ग्रुप होता है उसके लिए यूज होता है। इसको कभी कभी कलेक्टिव नाउन किसी जगह पर बताता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। मरियम वेबस्टर में इसका जो प्लुरल है उसको कहता है कि आप इसके लिए पर्सन्स लिखते हैं। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि इसमें सिंगुलर प्लुरल देखने की बात ही नहीं है, इसको प्लुरल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो यहां पर है, बहुत जगहों पर जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है इस क्वेश्चन का कि द मैनेजर ऑफ द सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 पर्सनल एज बिजनेस हैज इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली। तो यहां पर जो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, कई सोर्स में अगर आप तलाशेंगे तो इसका जवाब आपको नो एरर मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जवाब नो एरर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कुछ भी इसके बारे में कहा गया है कि ये खुद प्लुरल है, ये अनकाउंटेबल है, तो फिर ऐसा क्या खोजना। ये जब स्टाफ ग्रुप जो है उसके लिए होता है, नेवी पर्सनल कहते हैं, तो वहां पर जो है वो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस लिहाजन ये सही है, ये प्लुरल के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, ये सही है। लेकिन एक चीज है जो एक सिरे से हर जगह पे मना किया गया है कि किसी भी नंबर के बाद इसको डायरेक्टली नहीं लिखते। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 2 पर्सनल, ये जो है मना है। अगर यहां रहता 2 मिलिट्री पर्सनल तब ठीक था, लेकिन सीधे सीधे नंबर के बाद इसको लिखने के लिए मना किया जाता है।
कहीं पर भी इस तरह का प्रयोग मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं इसको देख पाऊं, लेकिन मैं जब जिस कंक्लूजन पे पहुंचा वो कंक्लूजन ये है कि यहां पर पर्सनल हटा करके इसको पर्सन्स करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें ये मना किया जाता है कि न्यूमरल नंबर जो है उसके साथ आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। वहां पर टू नेवी पर्सनल होता, बीच में नेवी अगर लिखा हुआ होता, मिलिट्री अगर लिखा हुआ होता, कोई शब्द होता तो हम लिख सकते थे, बट इसको डायरेक्टली जो है नंबर के बाद नहीं लिखा जाता है। सीधी सी बात है कि इस बात को मना किया जाता है। तो यहां पर और साथ में मरियम वेबस्टर ये कहता है कि इसका अगर आप प्लूरल लेंगे तो पर्सन्स आप लिखते हैं उसके लिए, तो टू लिखा हुआ है तो इसलिए वहां पर पर्सन्स होना चाहिए, और इस लिहाजन जो 379 का आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। देखिए मैं इस पर इतना इसलिए बोला और इतनी जानकारी देने की वजह बस एक ही है कि कई बार किताबों में वो दिया हुआ होता है जो कि नॉर्मली है, सब जगह पे वही लिखते हैं। एक सोर्स से क्या आप 10 सोर्स से भी अगर इसको जांच लेंगे तो भी आपको नो एरर ही दिखेगा, हर जगह पर यही है। लेकिन जब आप चीजों को पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, मैंने इस पर बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे जो मेरा कंक्लूजन है, जो मेरा फाइनल ओपिनियन यही आया कि इस तरीके का प्रयोग जो यहां पर लिखा हुआ है नंबर के बाद, ये हर जगह पर इसको मना करता है कि इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखना जब मना करता है तो हम इसको कैसे यहां पर सही कह दें। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि इसमें यहां पर पर्सनल हटा करके पर्सन्स होना चाहिए। वो ठीक है, मैं समझता हूं कि ये आम आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, कर्मचारी के लिए होता है। आपको मर्जी है आप एम्प्लॉइज लिख लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। आपको लग रहा है कि ऑफिस की बात है, एम्प्लॉइज लिख लो, लेकिन पर्सनल का इस तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा मैंडेट है। मैंने जो अपनी जानकारी से मैंने जो देखा उसके हिसाब से मुझे कई सोर्स में, मैं मरियम वेबस्टर का नाम कह रहा हूं, आप वहां पर देखिए कि इसके प्लूरल को स्पष्ट सामने लिखा हुआ है कि पर्सन्स होता है। तो उस लिहाजन जो है, और मैं जो बात कह रहा हूं ये बात आप कहीं से भी जो है जस्टिफाई करा सकते हैं कि नंबर के बाद कभी भी इसको सीधे सीधे लिखने से मना करता है, तो यहां पर हम कैसे लिख दें। तो इसीलिए 379 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। हम वहां पर करेंगे पर्सन्स, मर्जी आपकी है, आप एम्प्लॉइज भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 80 नंबर कह रहा है विद द लिटरेसी रेट्स। अब देखिए यहां पर भी एक विवाद है। यहां पर जो विवाद है वो कहता है कि लिटरेसी रेट होना चाहिए। कई जगहों पर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कहा जा रहा है कि लिटरेसी रेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि विद द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन, तो रीजन में बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, है ना, कई जिले हो सकते हैं। रीजन का मतलब नॉर्दर्न रीजन, अगर हम उसको एक ही मान लेते हैं, अगर हम एक ही मान लें तब तो यहां पर रेट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जब हम कंपैरिजन में लिखते हैं या पॉजिटिव में लिखते हैं तो हम एक तरफ ग्रुप रख सकते हैं। नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारे स्टेट आते हैं, ईस्टर्न रीजन में बहुत सारे स्टेट आते हैं, वेस्टर्न रीजन में बहुत सारे स्टेट आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वहां पर कई सारे जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका अगर लिटरेसी रेट देखेंगे तब यहां पर लिटरेसी रेट्स सही है। ऐसे इसका दो आंसर है, अगर आप सीधा सीधा समझते हैं ऐसे आंसर जो है वो आप इसको अगर मेरे हिसाब से, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर मानते हैं कि रेट्स यहां पर बिल्कुल सही है, क्यों नहीं, बहुत सारे अगर डिस्ट्रिक्ट हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ले रहे हैं, और क्या कह रहा है कि पीपल एज लो एज 10% है, तो बिल्कुल यहां पर वो अगर हम लेते हैं, या फिर एक रीजन के कई सारे जो है, अगर हम सदर्न रीजन की बात करते हैं या फिर हम वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं, तो उस तरफ जितने स्टेट्स हैं अगर उसका हम कहें तो किसी एक रीजन की बात कह रहे हैं तो बहुत सारे जो है लिटरेसी रेट्स वहां पर आएंगे, तो वो हम लिख सकते हैं। अगर आप रीजन को एक ही मान रहे हैं तब आपका आंसर होगा ए। ऐसे अगर आप इसको रीजन में कई सारे जो है स्टेट्स मानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मानते हैं, उसके आधार पर अगर आप देख रहे हैं तो आप यहां पर इसको जो है नो एरर कह सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे हिसाब से जो 80 का मैं आंसर दे रहा हूं वो ए दे रहा हूं। सुनने में यह लगता है कि लिटरेसी रेट सही है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई परेशानी लगती है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप नीचे अपना ओपिनियन मुझे लिख सकते हैं।
कई जगहों पर इसका आंसर ए है, कई जगहों पर इसका आंसर ई है। लेकिन अगर जब रीजन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि सदर्न रीजन है, नॉर्दर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन है और उस रीजन में कई सारे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम किस आधार पे कर रहे हैं, यहां पे कुछ क्लियर नहीं है, तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं विद द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन। और एक रीजन में कई क्षेत्र हो सकते हैं, अगर हम क्षेत्र वाइज ले रहे हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो है ये नो एरर होना चाहिए। अगर आपने रीजन को एक मान करके उसमें से रेट्स में से एस हटाने की बात की वकालत की है, आप ये कहते हो कि ऐसा होना चाहिए, तो मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि वहां पर ए जो है वो गलत है। लेकिन यहां जो कोई बात क्लियर नहीं है ऐसा कुछ, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो नो एरर होगा। और जो इसकी आधिकारिक साइट है, जो बैंक ने अपने एग्जामिनेशन में रिजल्ट में जो दिया है, वो भी उसका वही है, नो एरर। तो इसीलिए इस लिहाजन जो है मेरी तरफ से जो इसका आधिकारिक आंसर है, जो मैं आपको ये कहूंगा कि प्रेस्क्राइब करूंगा कि इसको आप करें, वो है आपका नो एरर। क्योंकि मैं यहां पर मानता हूं कि कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है कि हम इसको बहुत सारे रेट्स ना माने। बिल्कुल, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ले रहे हैं या फिर हम जो है सदर्न रीजन का हम अगर स्टेट वाइज भी ले रहे हैं, वेस्टर्न रीजन का स्टेट वाइज भी ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको नहीं कह सकते। मुझे यहां पर जो है एरर ढूंढने के लिए कहा गया है, थॉट्स या पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए नहीं कहा गया है। चलिए 81वां सवाल देखा जाए, 81। यहां कह रहा है कि while providing such facilities, online makes it convenient and easily accessible for customers, they all face challenges. हर जगह पर ऑनलाइन मेक्स इट कन्वीनियंट एंड इजिली एसेसिबल फॉर कस्टमर्स, सारे के सारे ए बी सी डी और ई में तो भाई नो एरर है, तो इसीलिए जो है सारे ए बी सी डी ये सारे के सारे हिस्से जो है ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर फिट बैठते हैं, सही तरीके से इसका प्रयोग किया गया है और इसीलिए इसका भी जो आंसर है वो है आपका नो एरर। इसमें कोई गलती नहीं है और इसलिए जो ऑप्शन है वो है आपका ई। चलिए अब है 16/5/2010 पंजाब एंड सिंध बैंक, सवाल नंबर 82। कह रहा है एंगर्ड ओवर द डिले इन गिविंग कॉम्पनसेशन फैक्ट्री वर्कर्स साउटेड। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, साउटेड। तो ये चर्चा जो है ये V2 है, इसका मतलब पास्ट की है। स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हेन ही रीचेज, यहां पर रीचेज नहीं होना चाहिए, यहां क्या हो जाएगा, यहां जब रीच लिखा हुआ है, रीचेज लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं मैच करेगा। जैसे ही प्रेसिडेंट पहुंचा सभी लोगों ने स्लोगन चिल्लाया, पास्ट की घटना है, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, रीच्ड। सिंपल समझिए, यहां पर ईडी लगाएंगे एंड दैट्स व्हाई जो 82वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आप सीधा समझिए कि सारी कहानी पास्ट की है, कि यहां पर वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स की बात कह रहा है, साउटेड लिखा हुआ है, एकदम नॉर्मल सा जो है हिंट आपको दे दिया गया है कि मेरी जो स्टोरी है वो पास्ट वाली है। यहां पर मेंशन किया गया है पास्ट को, इसीलिए हम रीचेज नहीं लिख सकते, रीच लिखना होगा और 82वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 83वां 83। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज ब्रॉट अ मच अननर्विंग ग्लूम टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री लास्ट ईयर। और जैसे ही दिया है लास्ट ईयर, देखिए ये सब ऐसा सवाल हो गया है अब कि आप पता नहीं आप लोगों को कैसे मन नहीं लगता है बनाने में या आप लोग नहीं बनाते हैं। मैं विशेष करके अपने बच्चों से, जो मेरे संपर्क वाले बच्चे हैं वो इतने स्लो हैं और मेरी इतनी मेहनत के बाद कि जहां पर मैं चाहूं तो मैं आराम से रह सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा चैनल जब चलना होगा चल ही जाएगा। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जब आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो आपकी मदद कर पाए, इस फुर्सत के समय में जब मैं आपको उपलब्ध करा पा रहा हूं, पता नहीं आपकी कौन सी मजबूरी है, आप क्या करते हैं, भगा भगा कर देखते हैं, नहीं देखते हैं। देखिए सीधा सा है कि मैं इतनी बार समझाया हूं, मैं ये बात क्यों कहता हूं कि इसमें ऐसे सवाल होते हैं, 15 में से अब ये 26वां सेट में बता रहा हूं। सोचिए कि 25 सेट का सफर जिसमें कि हर 15 क्वेश्चन थे, सबको हमने सॉल्व किया एक एक करके। अगर आप इसको ईमानदारी से करते होते तो क्या ये समझ में नहीं आता कि लास्ट ईयर वाले में हम हैज नहीं लिखते हैं।
ये नॉर्मल सी कहानी है, मैं शुरू से बताते आ रहा हूं कि जैसे ही यहां पर लिखा हुआ है लास्ट ईयर, तो इसका मतलब है यहां पर हैज नहीं होगा, और इसको अगर हम हटाएंगे तो यहां पर जो है V2 हो जाएगा, जो यहां पर सीधा सीधा है कि द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ब्रॉट अ मच अननविंग ग्लूम टू द रियल एस्टेट, और चूंकि V2 भी इसका यही होता है, वो आपका दूसरा फॉर्म भी यही होता है, और तीसरा भी इसको ऐसे लिखते हैं ब्रिंग ब्रॉट, तो वो दूसरे में हो जाएगा, यहां पर ब्रॉट लिखा हुआ है, अब वो V2 हो जाएगा, और तब जाकर के जो लास्ट ईयर के साथ है ये सुटेबल हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब किसी पास्ट की कोई एक घटना है तो उसको हम हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि हम इंडेफिनिट में ही लिखें, लेकिन अगर ये मुझे पता चल जाता है सेंटेंस में कि किसी एक पास्ट के मार्कर यानी टाइम का जो मार्कर है उससे पहले की कोई घटना है, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, अदरवाइज हमेशा हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं, जो कि यहां पर हैज के हटाने से हो गया। और इसीलिए जो 83वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। इसमें क्या करेंगे, चूंकि हमारे सेंटेंस में लास्ट ईयर मेंशन है, पास्ट की कहानी है, पास्ट की घटना है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वहां से हैज हटा देंगे, सेंटेंस मेरा पास्ट सिंपल में बदल जाएगा, और इसीलिए जो 83वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 84वां कह रहा है अ रिसाइकलिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेसिडेंशियल एरिया कैन पोज सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम रेसिडेंट्स। अब देखिए फ्रॉम रेसिडेंट्स का मतलब है कि रेसिडेंट्स की तरफ से, ऐसा नहीं है। रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो हानि पहुंचा सकता है, रेसिडेंट कह रहा है रेसिडेंशियल एरिया कैन पोज सीरियस थ्रेट्स टू समवन। जब किसी को होता है, कनेक्ट होने की बात होती है, जुड़ने की बात होती है, किसी के लिए बात होती है, तब हम फ्रॉम की बात तो यहां करते नहीं है, इसीलिए 84वें का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका सी। यहां पर क्या करेंगे हम, फ्रॉम का प्रयोग गलत है, फ्रॉम को हटा करके उसकी जगह टू लगाएंगे, और तब जाकर के मीनिंग सही होगा कि अ रिसाइकलिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेसिडेंशियल एरिया कैन पोज सीरियस थ्रेट्स टू residents by leaving behind persistent pollutants। तब जाकर के ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 84वें का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 85वां कह रहा है The government has the obligation to provide basic infrastructure facilities to regulate। यहां पर चूंकि रेगुलेट करने के लिए जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की बात की जा रही है, तो 2+V1 वैसे भी होता है इन्फिनिटिव के लिए, तो 2+V1 का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टू रेगुलेटिंग नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, टू रेगुलेट। द गवर्नमेंट हैज ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन द कंट्री। यहां पर जो है रेगुलेटिंग लिखना गलत है, इस संदर्भ में 2+V1 यानी कि इंफिनिटिव का प्रयोग करना सही है, और इसीलिए यहां से जो हम ING है रेगुलेटिंग में लगा हुआ वो हटाएंगे, उसकी जगह पर ई लगाएंगे, टू रेगुलेट होगा, और तब जाकर के ये सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा, और इसीलिए 85वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। आप ये चीज देखते होंगे इन दिनों कि जब मैं सेट लेकर के आता हूं, अब टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन कम आ रहा है, कुछ भी नई चीजें नहीं आ रही है, तो आपको इतना तो अंदाजा आ गया होगा कि भाई कुछ ही चीजें हैं जिसको विशेष करके पढ़ना होता है, और उसी के आधार पर आपके एरर में सवाल पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम ये 5 या 10 अंक जो हमें पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, हम कम से कम उस पर अपनी पकड़ अच्छी कर लें। धीरे धीरे मैं सब कुछ लेकर के आऊंगा, जैसे जैसे मेरे पास जो है रिसोर्सेस उपलब्ध होते जाएंगे तो मैं वो भी लेकर के आऊंगा। मैं आपको लग रहा हो कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इस बोर्ड पर उसे लिख करके कर पाना थोड़ी सी परेशानी है। एक उपकरण है जो कोशिश में हूं कि अगर वो उपलब्ध हो जाता है मुझे, तब मैं बहुत जल्द वो भी आपके लिए लेकर के उपलब्ध होऊंगा जरूर। मैं यहां पर क्या करूं, अभी सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, सामान मंगवा नहीं सकते, थोड़ी परेशानी है, तो इसीलिए धैर्य बनाए रखिए, बनाइए इसको, ये भी एक परेशानी है, तो इसको कम से कम खत्म कर लीजिए, फिर अगला जब बचेगा जब उसको लाएंगे तो वो भी करेंगे। चलिए 86वां सवाल देखा जाए। 86वें सवाल में कह रहा है कि भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट। अब देखिए 2-2 लिख करके क्या करें, जब इसी से मेरा फास्टेस्ट से ही पता चल गया सुपरलेटिव डिग्री, तो हम इसका प्रयोग क्यों करें। वैसे भी अब चूंकि जानकारी देने की बात है तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रेडिंग कैसे करते हैं, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव कैसे होता है। देखिए पॉजिटिव
इससे थोड़ा बेहतर, आप इसको ऐसे ले सकते हो, दो डायरेक्शन में ले सकते हो। मैं इसको हटा दे रहा हूं, फिर हम इस सवाल पर बात करेंगे, थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे दे। एक नॉर्मल जो है उसको मान लीजिए पॉजिटिव। नॉर्मल कहने का मतलब है किसी का गुण, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का गुण। इंसान का एक गुण होता है, इंसान में एक नॉर्मल गुण है, वो सोच समझ सकता है। अब किसी की समझदारी बहुत ज्यादा होती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि इसमें समझदारी में, बुद्धि में, जो क्रिएटिविटी है उसमें ग्रेडिंग है। तो हम इधर लेते हैं माइनस और इधर लेते हैं प्लस। तो पॉजिटिव से जो थोड़ा भी बेहतर है वो है आपका कंपैरेटिव। ये ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव से थोड़ा भी बेहतर है मतलब इसकी तुलना में अच्छा है, चाहे वो इतना सा गैप हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पॉजिटिव से थोड़ा प्लस है वो कंपैरेटिव है, जो पॉजिटिव से थोड़ा माइनस है वो भी कंपैरेटिव है। कंपैरिजन का मतलब है कि एक जो नॉर्मल लेवल है आपका इसका, इस नॉर्मल लेवल से ज्यादा या कम। तो कंपैरिजन जो है वो पॉजिटिव के आधार पर हम जज कर सकते हैं कि किसी का जो एक नॉर्मल गुण है, जैसे हम यहां पर लिखें, अगर लिखते हैं टॉल तो इधर क्या हो जाएगा टॉलर। चूंकि हम ज्यादा बड़ा की बात कर रहे हैं तो टॉलर, सिंपल सी बात समझिए। इस तरीके में जब हम बैड लेंगे इधर नेगेटिव आएगा, माइनस जो लिखा है तो इसका मतलब है कि नकारात्मक गुण की बात हम इधर करेंगे। इधर जब हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव गुण की बात करेंगे। लेकिन दोनों तरफ जो है डिग्री होता है। पॉजिटिव है नॉर्मल, चाहे बुराई का भी नॉर्मल हो, बैड लिख लीजिए, ठीक है, वर्स और वर्स्ट होता है। गुड लिख लीजिए तो गुड, बेटर, बेस्ट होता है। जो सबसे बेहतर, मैं इधर लिख रहा हूं काफी दूरी में कि जो सबसे बेहतर, सबसे उम्दा है वो आपका सुपरलेटिव। सीधा समझिए कि जो सबसे उम्दा है वो सुपरलेटिव है, तो वो इधर भी तो होगा, तो हम यहां मान लेते। चूंकि ये मेरी पहुंच में यहीं तक है इसलिए हम यहां मान रहे हैं। तो सिंपल सी बात समझिए कि सुपरलेटिव जो है वो सबसे दमदार है, सबसे ऊपर है, सबसे बेहतरीन है, ठीक। तो सबसे नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव है और सबसे बेहतर जो है वो सुपरलेटिव है, और बीच में जो ग्रेडिंग है वो आपका है कंपैरेटिव। याद रखने के लिए शॉर्टकट याद रख सकते हैं पीसीएस। बच्चे अक्सर इसका क्रम भी भूल जाते हैं कि कैसे होगा, पहले पॉजिटिव होगा, फिर सुपरलेटिव होगा, फिर कंपैरेटिव होगा। नहीं, जो नेचुरल है, नॉर्मल है वो पॉजिटिव है, उससे थोड़ा बेहतर है कंपैरेटिव है, जो इसकी तुलना में नहीं, जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो सुपरलेटिव है। सिंपल सी बात समझिए, पीसीएस कहा मैंने, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब देखिए कि दो तरीके से बनाते हैं। एक जगह पर हम ER और EST लगाते हैं। कंपैरेटिव बनाने के लिए ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ते हैं। दूसरी तरफ, मतलब दूसरी तरफ ये नहीं समझ लीजिएगा कि प्लस माइनस की तरफ, दूसरा जो है इसका है तरीका कि हम मोर जोड़ते हैं और एक में हम मोस्ट जोड़ते हैं। ये भी होता है, ये कंपैरेटिव के लिए, ये सुपरलेटिव के लिए, पॉजिटिव तो नॉर्मल है। अब कहिए सर एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए जिसका उच्चारण हम एक बार में बिना रुके कर लें। बिना रुके करने का मतलब है कि एक सिलेबल वाले, एक शब्दांश वाले, जैसे हम करते हैं टॉल, उसका उच्चारण एक बार में कर लिया तो उसमें लगेगा टॉलर, टॉलेस्ट। लेकिन हम अगर कहें ब्यूटीफुल तो इसमें दो है, दो सिलेबल है, मेरा टंग ब्रेक हुआ, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हम क्या यूज करेंगे, मतलब ER कब यूज करेंगे, EST कब यूज करेंगे। विशेष डिटेल में हम डिग्री चैप्टर में आएंगे तब इस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि जिसका हम एक बिना टंग ब्रेक हुए उच्चारण कर लेते हैं उसमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते हैं। क्लियर? जहां पर हम मेरा टंग ब्रेक हो जाता है उसमें हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। यह बात भी क्लियर हो गई। तो अब सवाल पर आइए वापस कि जब फास्ट एक बार में पढ़े तो फास्टर, फास्टेस्ट आ गया, तो हम यहां पर मोस्ट जो इसके साथ लगा हुआ है क्यों लगाएंगे? वो तो भाई जिसमें टंग ब्रेक होता है, जैसे कहे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तब हम वहां पर लगाएंगे। तो इसीलिए यहां जो मोस्ट का प्रयोग है ये बेफालतू है, सुपरफ्लुअस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। चूंकि फास्टेस्ट
खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है और वो कंप्लीट वहां पर मीनिंग दे रहा है, उसको जब हम नॉर्मल फास्ट से फास्टर एंड फास्टेस्ट ER और EST ऐड करते हैं तो मोस्ट यहां पर लिखना गलत है, और इसीलिए जो 86वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए 87वां देखा जाए। 87वां में कह रहा है plagued by huge losses, full service airlines are struggling to cope with the competition from low cost airlines। अब देखिए यहां plagued का मतलब होता है त्रस्त होना, plagued by huge losses मतलब है कि बहुत ज्यादा हानि से त्रस्त होने के बाद full service airlines are struggling, तो यहां पर भी है फुल सर्विस एयरलाइंस जो है वो स्ट्रगल कर रही है टू कोप विद द कंपटीशन फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस, और यहां पर बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं है, आर स्ट्रगलिंग है, प्लेग्ड बाय ह्यूज लॉसेस है, तो इसीलिए 87वें में कोई भी गलती नहीं है, और इसीलिए जो इसका ऑप्शन है वो है ई। सवाल को पढ़ करके देखिए आपको समझ में आता है, और ये इस तरह का जो ऑप्शन है नो एरर मार्क करना, ई मार्क करना थोड़ी सी परेशानी वाली होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इसको कर पा रहे होंगे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको लगता है सवाल पढ़ करके कि सब कुछ ठीक है आपकी समझदारी के हिसाब से, तो आपको अपने आप पर भरोसा करना सीखना होगा। नो एरर अगर मारना है तो आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि जो मैं जज कर रहा हूं वो ठीक जज कर रहा हूं। क्या लिख रहा है? प्लेग्ड बाय ह्यूज लॉसेस, फुल सर्विसेज एयरलाइंस आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद द कंपटीशन फ्रॉम लो कॉस्ट एयरलाइंस। बिल्कुल ऐसा होता है, फुल सर्विस वाले जो है परेशान हो जाते हैं, लो कॉस्ट वाले पर लोग ज्यादा प्रेफर करने लगते हैं। तो यहां पर जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकल सारे नॉर्म्स को फुल कर रही है, फुलफिल करती है, तो इसीलिए ये सही है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 88वां क्या कह रहा है कि 88वां में कह रहा है वॉलंटियर्स ऑफ एन NGO इंटरेक्टेड विद स्कूल स्टूडेंट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ समथिंग। अवेयरनेस के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, अवेयरनेस ऑफ समथिंग। यहां पर अवेयरनेस अबाउट लिखाना, ये लिखा हुआ जो है ये गलत है, और इसीलिए 88वें का जो आंसर है वो है सी। मैं इस सवाल को एक बार बता चुका हूं, सेट 10 में एक सवाल है, मैं आज जब इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि शायद मैंने ये सवाल कहीं बताया है, ये रिपीट हो गया है, लेकिन वहां पर अवेयरनेस किसी और चीज की है, यहां पर अवेयरनेस किसी और चीज की है, बट मुद्दा ये है कि अवेयरनेस ऑफ समथिंग होता है, तो यहां पर भी वो वही होगा, और इसीलिए इस सवाल में यहां से अबाउट हटा देंगे और उसकी जगह पर ऑफ का प्रयोग करेंगे, और तब जाकर के जो 88वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। 89वां 89वें सवाल में कह रहा है कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट देयर वाज एन acute शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल इन रूरल एरियाज which needed to be addressed urgently। यहां पर है which needed to be addressed, यहां पर who नहीं होगा। क्या कह रहा है कि was an acute shortage of health personnel in rural areas। अब रूरल एरियाज की बात को आगे कह रहा है कि which needed to be addressed urgently, तो यहां पर एरिया की बात हो रही है, इसीलिए यहां पर who लिखना बिल्कुल गलत है, इसकी जगह पर which का प्रयोग होगा। मैंने कहा था who for person, which for non living, और ये मैं पहले बता चुका हूं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपसे जो गलती हुई होगी या ये क्वेश्चन आपका जो आंसर है वो गलत हुआ होगा। आप नीचे लिख करके मुझे जरूर बताएं कि 389 का क्या हाल है, किस किस का सही हुआ, किस किस का गलत हुआ। इसीलिए जो 89 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। यहां से हम हु को हटाएंगे और उसकी जगह पर व्हिच का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर का सवाल देखा जाए। 90 नंबर में कह रहा है इवन दो मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ लिव्स इन विलेजेस मेनी पीपल। अब जब भी पीपल लिखा हुआ है दैट मीन्स प्लूरल, और आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल होना चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है कंसिडर्स, ये भी सवाल मुझे लिख करके जरूर बताइएगा किसका किसका गलत हुआ है। ये गलत होने का मतलब है कि आप या तो फोकस्ड होकर के, सेल्फ सेंटर्ड होकर के सवाल नहीं बनाते हैं, मन में कुछ बेचैनी है, दिमाग कहीं और होता है, तब ये सवाल लेकर के बैठते हैं बनाने के लिए, क्योंकि हर आदमी जानता है कि पीपल प्लूरल है और उसके साथ जो है हम प्ले लगाते हैं, प्लेज नहीं लगाते, तो यहाँ कंसिडर्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा कंसिडर, इसमें से एस हटा देंगे, और इसीलिए जो 90 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसके पीछे जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। चूंकि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है पीपल,
इसलिए कंसिडर्स नहीं होगा, कंसिडर होगा। चलिए अगला सवाल देखा जाए, 91 नंबर। कह रहा है द आरबीआई हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस पॉलीमर नोट्स आफ्टर टेकिंग इनटू जब ही है तो इनटू क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके आगे लिखा हुआ है कंसीडरिंग, नहीं कंसिडरेशन। कंसिडर का जो नाउन वाला फॉर्मेट है, जो उसका वेरिएंट है नाउन वाला, कंसिडर का जो है वो कंसिडरेशन है, तो यहां पर कंसिडरिंग लिखना सही नहीं है। उसका जो नाउन वाला वेरिएंट है, हम पता है कि प्रेपोजिशन जो है वो नाउन के पहले यूज होता है, तो यहां पर जो है कंसिडरेशन जब मेरे पास अवेलेबल है तो बिल्कुल यहां पर जो है कंसिडरेशन होगा, कंसिडरिंग हटा देंगे, और इसीलिए जो 91 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम क्या करेंगे, कंसिडरिंग हटा करके कंसिडर का जो नाउन वाला वेरिएंट है कंसिडरेशन, उसका इस्तेमाल करेंगे और फिर जाकर के ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखा जाए, और ये सवाल है आपका 23/5/2010 सिंडिकेट बैंक पीओ एग्जाम। कह रहा है while most major economics set aside about 3% of their GDP for research and development, है ना, इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने जीडीपी का जो है वो के लिए, नॉर्मल सा है इन नहीं, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहां पर इन का प्रयोग गलत है। बहुत जल्द हम प्रेपोजिशन चैप्टर भी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रेपोजिशन सुधारना है, उसका सबसे बेहतरीन उपाय है प्रैक्टिस करना, और आपके लिए प्रेपोजिशन का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस आपको न्यूज़पेपर से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। जब आप पढ़ते हैं तब वहां पर देखिए कि इन का प्रयोग किस लिए हुआ, किस ढंग से हुआ, ऑफ का प्रयोग किस ढंग से हुआ, किस लिए हुआ, फॉर का प्रयोग कैसे हुआ। ये धीरे धीरे करके जब आप उस तरीके से ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। सर कितनी चीजें करें, आपके मन में सवाल आता होगा कि सर कभी आप कहते हो कि स्पीड बढ़ाओ, कभी ये, तो आप देखो कि अगर आप 500 वर्ड का एक पेपर का जो कॉलम लेते हो पढ़ने के लिए, तो पहली बारी में उसको नॉर्मली पढ़ो, स्पेलिंग में दिक्कत है तो कहीं पर उसको किसी डिक्शनरी की मदद से उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लो, फिर दूसरी बार में नॉर्मल पढ़ो, तीसरी बार में रफ्तार बढ़ा के पढ़ो, चौथी बार में टाइमर लगा के पढ़ो, पांचवी बार में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखने के लिए पढ़ो। सब में मिला करके 10 से 15 या 20 मिनट का समय आपका जाएगा, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। इतना धैर्य नहीं रख सकते हैं तो भाषा सीखना तो भाई इतना आसान है नहीं, इसलिए मैं कहूंगा कि पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां पर इन को हटा करके जब 4 करेंगे तो इसका 92 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, हो जाएगा कि while most major economics set aside about 3% of their GDP for research and development, India spends less than 1% on this. इंडिया जो है सिर्फ 1% या उससे कम भी खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। और आज के सेशन का आखिरी सवाल 93 नंबर कह रहा है owing to the poor quality of the equipment produced Chinese firms मेन प्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए अब बाय भी लगा हुआ है तो आपको पता है, और इक्विपमेंट जो है वो चाइना प्रोड्यूस्ड करती है तो यहां पर हो जाएगा प्रोड्यूस्ड, यहां पर है प्रोड्यूसिंग नहीं होगा कि owing to the poor quality of the equipment produced by Chinese firms many foreign companies have placed orders with Indian firms। ठीक है, जो उसके साथ वो उपलब्ध करती है, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करती है वो पुअर क्वालिटी का होता है, तो इसलिए बहुत सारे फर्म ने इंडिया को ऑर्डर किया है, इंडियन फर्म्स को, तो यहां पर हो जाएगा प्रोड्यूसिंग की जगह पर प्रोड्यूस्ड, और इसीलिए जो 93 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए अब यहां पर एक ऐसा सेट आया 26, जिसमें मैंने जो एक जानकारी एडिशनल जोड़ी डिग्री वाली, वो एक्चुअली डिग्री के चैप्टर की थी और बहुत सारे बच्चे इस पर सवाल करते हैं तो मुझे लगा कि थोड़ा बता देते हैं। लेकिन ये जो सेट है इसमें जितने भी सवाल हैं, एक दो शुरुआती विवाद को छोड़ करके लगभग पुराने कंसेप्ट पर ही है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे अंक आए होंगे, और मैं बस यहां पर ये कहूंगा कि आप गंभीर होकर के अपने मन को शांत करके फोकस्ड होकर के इसे बनाइए। इसको इग्नोर करेंगे, मेरा क्या है, मैं तो टीचर हूं, मेरे सामने से बहुत सारे राही जो कि बच्चे पढ़ने वाले हैं वो गुजरते हैं, बहुत कम को रिजल्ट मिलता है। मेरी इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा को रिजल्ट मिले, 1-2 बिरले गाहे बगाहे फेल हो जाए तो उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन 100 में से अगर 95 बच्चे फेल हो जाएं और 5 का रिजल्ट हो तो बुरा तो मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं, ठीक है मैं पैसे की बात कहेंगे तो एक्चुअली वो मैं जो आपको समय देता हूं उसके लिए लेता जरूर हूं, बट परफॉर्मेंस वाइज भी कुछ बात होती है। मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है जब मैं ये सुनता हूं कि आपका सिलेक्शन कहीं पर हुआ है, तो इसलिए फुल फोकस्ड होकर के बनाइए। अब देखिए कि हम उस जगह पहुंच गए हैं
जहां पर कि पुराने कंसेप्ट के आधार पर सवाल बनाए जा सकते हैं। नीचे लिखकर बताइएगा जरूर कितने मार्क्स आए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहाँ पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, वही बात आपको पता है कि एक नए प्रीवियस ईयर का सेट लगा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए, बना करके तैयार रहिए। मैं बस बार बार आपसे कहूंगा कि एक एक करके बनाइए जरूर, ये आपके लिए फायदेमंद है। बनाइए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। बहुत जल्द एक और रोचक एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।